हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड माई सेल्फ नॉमिस्टा। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, चलिए बहुत अच्छा है कि आप लोग अच्छे हैं तो बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने आप लोगों के साथ प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया डिस्कस किया था और हमने उसमें बताया था ये कि किसी भी ऑफेंस के लिए मेंसरिया का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक व्यक्ति का गिल्टी माइंड नहीं रहेगा तब तक उसे किसी भी दंड के लिए दंडित नहीं किया जाएगा या कोई भी उसका कार्य जो है दंडनीय नहीं माना जाएगा। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिसको हम कठोर दायित्व के नाम से जानते हैं, जिसमें अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसकी मेंसरिया हो या ना हो इस बात को डिस्कस नहीं किया जाएगा। अगर उसकी मेंसरिया नहीं भी होती तब भी उसे उस कृत्य के लिए लायबल ठहराया जाता है और इसे हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसमें कुल 5 ऑफेंस है जिसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत माना गया है। इसमें सबसे पहला है पब्लिक न्यूसेंस। देखिए फ्रेंड्स, पब्लिक न्यूसेंस का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। कोई भी ऐसा कार्य जिससे ज़्यादातर लोगों को परेशानी हो या वह अपने अधिकारों का प्रयोग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं या उसमें उन्हें बाधा उत्पन्न की जा रही है तो इसे पब्लिक न्यूसेंस के तौर पे माना जाता है। देखिए, पब्लिक न्यूसेंस से संबंधित हमारे जो इंडियन पेनल कोड है उसमें भी एक सेक्शन दिया है 268 जिसमें इसको डिफाइन किया गया है। लेकिन इसमें इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं दी गई है, बल्कि ये बताया गया है कि कौन व्यक्ति हैं जो लोग न्यूसेंस के लिए या पब्लिक न्यूसेंस के लिए दायी होंगे। तो उसमें यह बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति, देखिए ये किसमें है, आईपीसी सेक्शन 268 में। इसमें यह बताया गया है कि कौन व्यक्ति पब्लिक न्यूसेंस के लिए लायबल होगा। इसे देखिए, न्यूसेंस को हिंदी में उपताप के नाम से जाना जाता है। इसे उपताप कहा जाता है, लोग उपताप। इसमें 268 में जो बताया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है या उनकी सामान्य दिनचर्या को बाधित करता है या कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वह व्यक्ति अपने अधिकारों को अच्छे से नहीं कर पाते हैं और सार्वजनिक कार्यों को करने में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे उस व्यक्ति को लोक न्यूसेंस का दायी माना जाएगा। ठीक है। और इसके बाद दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चाहे व्यक्ति की मंशा रही हो या न रही हो, उसका कोई ऐसा इंटेंशन भले न रहा हो कि वह कोर्ट की अवमानना करे, लेकिन फिर भी उसे इसके लिए लायबल ठहरा जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कब ये माना जाएगा कि कोर्ट की अवमानना हुई है या नहीं हुई। देखिए दोस्तों, जो कोर्ट की अवमानना है इसका कुछ डिफिनेशन एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि कोई भी ऐसा कार्य करना, वो भी कोर्ट के अंदर, जो कि उनके कार्यों को क्षोभित करता हो या कार्य में विघ्न डालता है। जैसे मान लीजिए कोई विरोधी पार्टी है और कोर्ट के टाइम में है या कोर्ट के सामने वो अपने सामने वाले पार्टी के विरोध में कुछ बोलता है या उसके साथ किसी प्रकार की लड़ाई करता है या गाली गलौज करता है जिससे न्यायिक कार्रवाई बाधित होती है, तो वह माना जाएगा कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। क्या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी न्यायाधीश के व्यक्तिगत व्यक्तित्व को आक्षेप करता है या कोई ऐसी बात करता है जिससे उसके व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगता है, या फिर न्यायिक कार्यविधियों को या उसकी कार्य प्रणालियों को किसी प्रकार की टीका टिप्पणी करता है जिससे सामान्य जन का जो विश्वास है वह न्यायपालिका से कम हो। चूंकि यह न्यायपालिका जो है यह बहुत ही सर्वोच्च स्तर की संस्था है और इस न्यायपालिका पे बहुत लोगों का विश्वास है, और इसके संबंध में अगर कोई ऐसी बात की जा रही है जिससे इसके विश्वास पे किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगे या व्यक्ति विश्वास करने से डगमगाए, तब यह माना जाएगा कि यह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। दोस्तों, अब इसके बाद जो तीसरा आता है वह ये है एब्डक्शन। थर्ड नंबर पे आता है एब्डक्शन।
एब्डक्शन। देखिए एब्डक्शन क्या है कि यह एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, क्योंकि एब्डक्शन एक गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और इसके लिए किसी व्यक्ति की मेंसरिया हो या ना हो उसे दंडित किया जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझना ये है कि इंग्लैंड की विधि जो है वह पूरी रूप से मेंसरिया पे बेस्ड है और वहाँ के किसी भी कार्य को अगर वह अपराध है और व्यक्ति का उसमें मेंसरिया नहीं तो उसे दंडित नहीं किया जाता था। और वहाँ की संसद को भी इतना पावर नहीं था कि वह बिना मेंसरिया के किसी व्यक्ति को दंड दे सके। लेकिन कुछ समय बाद जब 1875 में एक केस आया था आर वर्सेस प्रिंस का, और इस केस में अभियुक्त प्रिंस को ऑफेंस अगेंस्ट द पर्संस एक्ट 1861, ऑफेंस अगेंस्ट द पर्संस एक्ट 1861 के सेक्शन 55 सेक्शन 55 के तहत अभियोजित किया गया था। इसमें फैक्ट ये था कि इनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया था कि यह एक अविवाहित लड़की को उसके पिता के संरक्षण से बहला करके ले आए हैं। इन्होंने यह कहा था अपने दलील में कि लड़की ने इनसे अपनी उम्र 18 वर्ष बताई थी, लेकिन लड़की की उम्र 16 वर्ष थी और 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को उसे पिता के या माता के संरक्षण से बाहर निकाला जाता है या उसे किसी विधिक संरक्षण से बाहर निकाला जाता है तो यह अपराध माना जाता है, यह अपहरण का अपराध होता है और यह बहुत गंभीर प्रकृति का अपराध होता है और इसमें इस व्यक्ति की मेंसरिया को नहीं देखा जाएगा बल्कि इसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की तरह दंडित किया जाएगा। इसमें न्यायाधीश ब्लैकबर्न थे, उन्होंने यह कहा था कि यह बात कि आपकी मेंसरिया नहीं थी, आपने सद्भाव पूर्वक यह कार्य किया था, लेकिन चूंकि लड़की की उम्र 18 वर्ष 16 वर्ष से कम थी और वह सहमति देने के लिए सक्षम नहीं थी और आपको यह पता था कि वह अपने पिता के संरक्षण से बाहर होकर के आई है, तो आपको इसके लिए दंडित माना जाएगा और आप इसके लिए दंड के भागी होंगे। और इसी के बाद एक और केस आया था जिसमें फैक्ट यह था कि उस व्यक्ति को यह पता नहीं था कि यह लड़की अपने पिता के संरक्षण से बाहर आई है, तो उसे उस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत या एब्डक्शन के तहत दंडित नहीं किया गया था, लेकिन आर वर्सेस प्रिंस के मामले में प्रिंस को उसके लिए लायबल ठहराया गया था। ठीक है, अब इसके बाद जो चौथा है इसे विवाह कहा जाता है। देखिए पहले तो यह नियम है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह अपने एक पति या पत्नी के जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे माना जाएगा कि वह विवाह का दोषी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दूसरे उसका एक पक्ष गायब है, मतलब पति या पत्नी में से कोई एक लापता है और 7 वर्ष तक उसका कोई पता नहीं चलता है, तो दूसरा व्यक्ति जो है वह अपने आप को अविवाहित मान करके विवाह कर सकता है या यह मान सकता है कि उसका पति या पत्नी वापस नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यह पता है या किसी तरह से वह यह पता करने में अगर चूक करते हैं, किसी जो भी उनके पास संसाधन उसे यह पता करने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि दूसरा पक्ष जो है वह जीवित है या नहीं है या उसका कहीं ऐसा पता चल सकता है कि नहीं, तब व्यक्ति दोषी होगा। लेकिन अगर वो चारों तरफ से यह पता कर चुके हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है वो लापता है और अवधि जो है वो 7 वर्ष से ज़्यादा की व्यतीत हो चुकी है, अगर 7 वर्ष से ज़्यादा की अवधि व्यतीत हो चुकी है तो उस व्यक्ति को विवाह के तहत दंडित नहीं किया जाएगा। अगर 7 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं है तो विवाह के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसके संबंध में जो है एक केस है आर वर्सेस क्वीन वर्सेस टॉलसन। इसमें जो व्यक्ति था टॉलसन वह गायब था काफी समय से और इसकी पत्नी ने अपने आप को क्योंकि यह अमेरिका जा रहा था और अमेरिका जा रहा था जहाँ से उस जहाज के डूबने की खबर आई थी, तब यह पता चला कि हो सकता है यह व्यक्ति मर गया और इसने पूरी जानकारी लगाई इसकी पत्नी ने, तब इसका कोई पता नहीं चला।
हुआ तब क्या कि इसने अपने आप को, इनकी पत्नी टासन की पत्नी ने अपने आप को अविवाहित विधवा मान करके उसके बाद अपनी शादी की, लेकिन 7 वर्ष की पूरी अवधि व्यतीत नहीं हुई थी और कुछ समय बाकी था, तब तक यह महाजन जो है यह प्रकट हो गया। देखिए और इस चीज के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि यह पूरी तरीके से तथ्य की जानकारी ले चुकी थी और इन्हें नहीं पता था, इसलिए इस मामले में मिसेस टॉसन को अपराधी नहीं माना गया। अब इसके संबंध में जो भारत में विधि है वह सेक्शन है 494 आईपीसी, इसमें भी बाइगेमी की बात कही गई है और उसमें भी 7 वर्ष की बात है कि 7 वर्ष तक एक किसी पक्षकार का पता नहीं चलता है तो दूसरा पक्षकार जो है विवाह कर सकता है, लेकिन यह अवधि जो है 7 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, 7 वर्ष से पहले में। और सबसे लास्ट में आता है जो 5वां है, वह है जो 5वां लायबिलिटी है वह है सामूहिक अपराध। सांघिक अपराध में वो सारे अपराध आते हैं जो जैसे दवाइयों के मिश्रण की बात हुई या खाद्य में मिश्रित करके सामग्री लोग बेचते हैं या सड़क यातायात से संबंधित कोई अपराध है, इस तरह के जितने सारे अपराध हैं वह सांघिक अपराध के अंतर्गत आते हैं और इसके लिए व्यक्ति की मंशा रहे या न रहे उसे दंडित किया जाएगा, उसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की तरह माना जाता है। ठीक, तो ये पूरा जो हमने आप लोगों को 5 बताया ऑफेंस जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत माना जाता है, जिसमें सबसे पहला था पब्लिक न्यूसेंस, सबसे पहला पब्लिक न्यूसेंस था, उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर थर्ड हमने एब्डक्शन देखा, फोर्थ बाइगेमी और फिफ्थ है स्टैट्यूटरी लायबिलिटी। देखिए इन 5 ऑफेंस में अगर व्यक्ति की मिश्रिया नहीं रहती तो भी उन्हें दंडित किया जाता है, इसलिए से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के तहत माना जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है और मेंस्ट्रुआ का एक्सेप्शन क्या है, कब बिना मेंस्ट्रुआ के भी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।